नमस्कार मित्रों, आइए सुनिए गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर के मर्मस्पर्शी उपन्यास नष्ट नीड़ की आगे की कथा। इस बीच भूपति को अपना अखबार बंद कर देना पड़ा। भूपति के लिए उसका खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। सर्वसाधारण नामक जिस बड़ी साफ सुथरी चीज की साधना में भूपति इतने दिनों में एकाग्र मन से लगे हुए थे, उसे मात्र एक क्षण में बिखेर देना पड़ा। भूपति के जीवन की सारी सक्रियता, जो अभ्यस्त रास्ते से गत 12 वर्षों से लगातार एक ही धारा में बहती चली आ रही थी, वह सहसा एक जगह गहरे पानी में डूब गई। इसके लिए भूपति जरा भी तैयार नहीं थे। अचानक रुक पड़ी इतने दिनों की अपनी सारी मेहनत को अब कहाँ ले जाएं? उनकी वह मेहनत भूखे अनाथ बच्चों की तरह उनका मुंह ताकने लगी और अंत में भूपति ने उसे अपने घर में करुणामयी सेवा परायण नारी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। किंतु नारी उस समय क्या सोच रही थी? वह मन ही मन कह रही थी, कैसे आश्चर्य की बात है, अमल का ब्याह होगा, यह तो अच्छा ही है, पर इतने दिनों बाद हम लोगों को छोड़कर पराए घर ब्याह करके विलायत जाएगा। इससे अमल के मन में थोड़ी देर के लिए एक बार दुविधा तक उत्पन्न नहीं हुई। इतने दिनों तक हमने जो उसे इतने जतन से रखा, उसका कुछ भी ख्याल न करके ज्यों ही जरा भागने का रास्ता मिला, झट से कमर कस के तैयार हो गया, जैसे तब से इसी दिन की प्रतीक्षा में रहा हो। मुंह से कितनी मीठी मीठी बातें, कितना प्रेम। हाय रे संसार, आदमी को पहचानना मुश्किल है। कौन जानता था कि जो आदमी इतना लिख सकता है, उसके दिल जरा भी नहीं। अपने भरे पूरे दिल के साथ तुलना करके चारू ने अमल के दिल की बेहद उपेक्षा करने की कोशिश की, पर कर न सकी। भीतर ही भीतर निरंतर एक कसक का उफान गर्म कील की तरह उसके अभिमान को धक्के दे देकर उकसाने लगा। अमल आज बाद कल चला जाएगा, फिर भी इधर कई दिनों से उसका पता नहीं। उनमें परस्पर जो मन मुटाव सा हो गया है, उसे मिटा डालने के लिए भी जरा फुर्सत नहीं मिली। चारू हर पल सोचती है, अमल अपने आप आएगा, इतने दिनों के मेल जोल और हंसी खेल को इस तरह नहीं तोड़ेगा। किंतु कहाँ आया अमल? नहीं आया। अंत में जब विलायत का दिन करीब आ पहुंचा, तब चारू ने खुद ही अमल को बुलवाया। अमल ने कहला भेजा, थोड़ी देर बाद आता हूं। सुन के चारू अपने बरामदे में वहीं की वहीं चौकी पर बैठ गई। सवेरे से बदली होने से उमस हो रही थी। चारू अपने खुले बालों को ही ढीले तौर से लपेटकर अपने थके हुए शरीर पर पंखे से धीरे धीरे हवा करने लगी। इसी तरह बहुत समय बीत गया। धीरे धीरे उसके हाथ का पंखा चलना बंद हो गया। क्रोध, दुख, अधीरता मानो उसकी छाती के भीतर रह रहकर उफान सा लेने लगी। मन ही मन कहने लगी, अमल नहीं आया तो न सही, मेरा क्या। किंतु फिर भी पैरों की आहट भर से उसका मन द्वार की ओर दौड़ा जाने लगा। दूर गिरजे की घड़ी में 11 बज गए। नहा धोकर भूपति अभी भोजन करने आएंगे। अब भी आधे घंटे का समय है। यदि अमल आ जाए, जैसे भी हो, दोनों को इन कई दिनों का चुप्पी भरा मन मुटाव मिटा ही डालना है। अमल को इस तरह से तो विदा नहीं किया जा सकता। इन बराबर के देवर भाभी में जो हमेशा से मधुर संबंध चला आ रहा है, जिसमें अनेक बार कुट्टी, मेल, रूठना मनाना आदि स्नेह के झमेले होते रहे हैं, और पवित्र सुख आलोचना से जकड़ा हुआ जो सदा का छांव भरा लता कुंज बन चुका है, अमल क्या उसे आज धूल में मिलाकर बहुत दिनों के लिए बहुत दूर चला जाएगा? उसे क्या जरा भी पश्चाताप न होगा?
उसकी जड़ में अंतिम पानी भी न सींचा जाएगा। उनके बहुत दिनों के देवर भाभी संबंध का शेष अश्रुजल। अब तो आधा घंटा भी बीतना चाहता है। चारू अपने जूड़े को खोल उसमें से एक गुच्छा हाथ में लेकर उसे उंगली पर लपेटने और खोलने लगी। उससे आंसू रोके नहीं रुकते। इतने में नौकर ने आकर कहा, बहू जी, बाबूजी के लिए डाब निकालना है। चारू ने आंचल से चाबियों का गुच्छा खोलकर नौकर के आगे फेंक दिया। नौकर अचंभे में भरा चाबी उठाकर चल दिया। चारू की छाती के भीतर से कोई चीज ऊपर को आने लगी। समय पर भूपति हंसते हुए भोजन करने आए। चारू पंखा हाथ में लिए चौके में आकर देखती है तो अमल भी भूपति के साथ आया है। चारू ने उसके मुंह की ओर नहीं देखा। अमल ने पूछा, भाभी, मुझे बुलाया था? चारू ने कहा, नहीं, अब कोई जरूरत नहीं। अमल बोला, तो मैं जाऊं? मुझे सामान वगैरह संभालना है। चारू ने जलती दृष्टि से अमन के मुंह की ओर देखा और कहा, जाओ। अमल चारू के मुंह की ओर एक बार देखकर चला गया। भोजन करने के बाद भूपति कुछ देर के लिए चारू के पास बैठा करते हैं। आज वे लेन देन और हिसाब के झंझट में बहुत ही व्यस्त थे, इसीलिए ज्यादा देर ठहर न सकने के कारण कुछ टूटे हुए स्वर में बोले, आज तो मैं ज्यादा ठहर नहीं सकूंगा चारू, बहुत झंझट है। चारू ने कहा, तो जाओ ना। भूपति ने सोचा चारू रूठ गई है। बोले, इसका मतलब यह नहीं कि अभी तुरंत ही चला जाऊं, थोड़ी देर आराम करके जाऊंगा। और बैठ गए। उन्होंने देखा कि चारू उदास हो गई है, इसलिए बहुत देर तक भारी मन से बैठे रहे, किंतु किसी भी तरह बातचीत का सिलसिला न जमा सके। बहुत देर तक बात करने की बेकार कोशिश करने के बाद अंत में बोले, अमल तो कल चला जाएगा, कुछ दिन तुम्हें बिल्कुल सूना सूना सा मालूम होगा। चारू बिना कुछ जवाब दिए ही कोई चीज लाने के बहाने झट से दूसरे कमरे में चली गई। भूपति ने कुछ देर तक बाट देखी, फिर बाहर चले गए। चारू आज अमल के चेहरे की तरफ देखकर ताड़ गई थी कि इन कुछ दिनों में वह बहुत दुबला हो गया है। उसके चेहरे पर तरुणाई की पहले जैसी वह स्फूर्ति बिल्कुल ही नहीं रही। इससे चारू को खुशी भी हुई और वेदना भी। सिर पर खड़े बिछोह ने ही अमल को सुखा दिया है, इसमें चारू को संदेह न रहा, किंतु फिर भी अमल का ऐसा व्यवहार क्यों? क्यों वह दूर दूर छिपा छिपा फिरता है? विदा के समय में क्यों वह जबरदस्ती इस तरह विरोध की कड़वाहट घोलता जा रहा है? बिस्तर पर पड़ी पड़ी वह न जाने क्या क्या सोच रही थी। अचानक चौंक कर उठ बैठी। सहसा उसे मंदा की बात याद आ गई। सोचने लगी, शायद ऐसा हो कि मंदा से अमल का प्रेम हो गया हो। मंदा के चले जाने से ही शायद अमल इस तरह। छी, अमल का मन क्या ऐसा होगा? इतना ओछा, इतना काला, विवाहित स्त्री पर उसका मन डोला? असंभव है। संदेह को दूर करने की उसने काफी कोशिश की, किंतु वह उसके मन पर दांत गड़ाए ही रहा। इसी तरह विदा का भी समय आ गया, किंतु बादल साफ नहीं हुए। आखिर अमल आया और कांपते गले से बोला, भाभी, मेरे जाने का समय हो गया। अब से तुम खुद भाई साहब की देखभाल करना। इस समय वे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। तुम्हारे सिवा उनके लिए और कहीं भी कोई सांत्वना की जगह नहीं, कोई रास्ता नहीं। भूपति के उदास थके भाव को देखकर अमल ने खोजबीन कर उनकी भीतरी हालत का पता लगा लिया था। वह इन बातों को सोचकर कि भूपति किस तरह चुपचाप अपने दुख और दुर्दशा से अकेले खड़े लड़ रहे हैं,
किसी से कोई सहायता या सांत्वना तक उन्हें नहीं मिल रही, किंतु फिर भी अपने आश्रित पालित आत्मीय जनों को उन्होंने इस भयानक संकट में भी विचलित नहीं होने दिया। चुप रहा। उसके बाद फिर उसने चारू की बात सोची, फिर अपनी बात विचारी। उसके कान सुर्ख हो उठे। वह जोर से कह उठा, चूल्हे में जाए आषाढ़ का चांद और अमावस्या का प्रकाश। अगर मैं बैरिस्टर होकर भाई साहब की कुछ मदद कर सका तभी मैं पुरुष हूं। पिछली सारी रात जागकर चारू ने सोच रखा था कि विदा होते समय वह अमल को क्या क्या कहेगी। हंसी भरे अभिमान और प्रसन्न उपेक्षा से मांझ मांझ कर शब्दों को उसने मन ही मन उजला और धारदार बना लिया था, किंतु विदाई के समय चारू के मुंह से कोई बात ही नहीं निकली। मात्र उससे इतना ही कहा गया, चिट्ठी तो दिया करोगे ना। अमल ने जमीन से सिर लगाकर चारू को प्रणाम किया। चारू तेजी से भाग गई वहां से और अपने कमरे में जाकर उसने भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। भूपति ने वर्धमान जाकर अमल का विवाह कर दिया और उसे विलायत रवाना करके घर लौट आए। चारों तरफ से चोटें खा खाकर विश्वास के भरोसे जीने वाले भूपति के मन में अब बाहरी संसार के प्रति एक तरह का वैराग्य भाव आ गया था। उन्हें सभा समिति और मिलना जुलना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वे सोचते हैं, इन सब बातों में पढ़कर मैंने अपने को ही ठगा। मेरे जीवन के सुख के दिन व्यर्थ ही बीत गए। जीवन का सार भाग मैंने घूरे पर फेंक दिया। और फिर वे मन ही मन कहने लगते हैं, जाने दो, अखबार जाता रहा, अच्छा ही हुआ, मुक्त हो गया। संध्या के समय अंधेरे की शुरुआत देखते ही पक्षी जैसे अपने घोंसले में लौटता है, भूपति भी उसी तरह अपनी बहुत दिनों से चली आ रही आने जाने की जगह छोड़कर घर में चारू के पास लौट आए। मन ही मन उन्होंने निश्चय कर लिया कि बस अब और कहीं नहीं जाना है। यही मेरी स्थिति है। जिस अखबारी जहाज को लेकर मैं दिन भर खेला करता था वह डूब गया। घर का घर में आ गया। चलो, छुट्टी हुई। भूपति के मन में शायद एक संस्कार सा बैठा हुआ था कि अपनी स्त्री पर किसी को अधिकार नहीं जमाना पड़ता। स्त्री ध्रुव तारे की तरह अपना दीप आप ही जलाए रखती है। वह दीप न तो हवा से बुझता है और न तेल की ही परवाह करता है। बाहर जब टूट फूट शुरू हुई तब भूपति के मन में इतना भी न आया कि भीतर घर में भी कहीं कोई दरार पड़ी है या नहीं, जरा परख कर तो देखें। शाम के वक्त भूपति वर्धमान से लौटे थे। झटपट मुंह हाथ धोकर जल्दी से खा पीकर निरचू हो गए। अमल के ब्याह और विलायत यात्रा का शुरू से अंत तक का वर्णन सुनने के लिए चारू सहज ही उत्सुक होगी, यह जानकर ही उन्होंने आज भीतर आने में जरा भी देर नहीं की। सीधे सोने के कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट गए और हुक्के की लंबी नली मुंह में लगाकर धुआं उगलने लगे। किंतु चारू अभी तक आई नहीं। शायद वह घर का काम धंधा कर रही होगी। इधर तमाकू फूंक जाने के बाद भूपति को नींद आने लगी। क्षण क्षण में नींद उचट जाती तो वे चौंक कर उठ बैठते और सोचते, अभी तक चारू आ क्यों नहीं रही है। अंत में उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने चारू को बुलवा भेजा। चारू के आने पर भूपति ने पूछा, आज इतनी देर क्यों कर दी। चारू ने कोई जवाबदेही न करके कहा, हाँ, आज देर हो गई। भूपति चारू के आग्रहपूर्ण प्रश्न के लिए प्रतीक्षा करते रहे, पर चारू ने कुछ पूछा ही नहीं। इससे वे कुछ दुखी हुए। सोचने लगे, तो क्या चारू को अमल से स्नेह नहीं था। अमल जब तक यहां मौजूद था तब तक चारू उसके साथ खूब हंसती खेलती रही, और जैसे ही वह चला गया उसके विषय में ऐसी उदासीनता। ऐसे उलट व्यवहार से भूपति के मन में खटका सा हो गया। वे सोचने लगे,
क्या चारू के दिल में गहराई नहीं है? वह सिर्फ हंसना खेलना ही जानती है। स्नेह प्रेम कुछ भी नहीं कर सकती। स्त्रियों के लिए ऐसा अलगाव का भाव अच्छा नहीं। चारू और अमल की मित्रता से भूपति को खुशी होती थी। इन दोनों का लड़कपन, कुट्टी और मेल, सलाह और खेल उनके लिए कुतूहल की चीज थी। चारू, जो अमल की हमेशा खातिरदारी किया करती थी, उससे चारू के नाजुक दिल का परिचय पाकर भूपति मन ही मन प्रसन्न होते थे। किंतु आज वे आश्चर्य के साथ सोचने लगे, ये सब क्या ऊपरी बातें थीं? हृदय में क्या उनकी कहीं जड़ ही नहीं? और फिर उन्होंने सोचा, चारू के अगर हृदय नहीं तो अब मैं कहाँ जाकर आश्रय लूं? धीरे धीरे परीक्षा करने के लिए भूपति ने बात छेड़ी। चारू, तुम रही तो अच्छी तरह ना? तबीयत तो खराब नहीं रही? चारू ने संक्षेप में उत्तर दिया, नहीं, अच्छी ही थी। भूपति ने कहा, अमल का ब्याह तो हो गया। इतना कहकर वे चुप हो रहे। चारू ने समयोचित कोई बात करने की कोशिश की, पर उसके मुंह से बात ही नहीं निकली। वह जड़वत चुप बैठी रही। भूपति का स्वभाव है, वे किसी चीज को गौर से नहीं देखते, किंतु अमल की विदाई का दुख उनके अपने मन में चुभा हुआ था। इसीलिए चारू की उदासीनता से उन्हें चोट पहुंची। उनकी इच्छा थी कि भावुकता में डूबी चारू के साथ अमल की बात करके हृदय का बोझ कुछ हल्का कर लें। उन्होंने कहा, लड़की देखने में तो बहुत अच्छी है। चारू, सो रही हो क्या? चारू बोली, नहीं तो। भूपति ने कहा, बेचारा अमल अकेला चला गया। जब रेल में बैठा तो बच्चे की तरह रोने लगा। देखकर इस बुढ़ापे में भी मैं अपने आंसू न रोक सका। डिब्बे में 2 अंग्रेज बैठे थे। मर्दों को रोते देख मजे लेने लगे। बत्ती बुझाकर पलंग के अंधेरे में पहले तो चारू करवट लेकर सो गई। उसके बाद अचानक जल्दी से बिस्तर से उठकर बाहर चली गई। भूपति ने चौंक कर कहा, आज तुम्हारी तबीयत कुछ खराब है क्या चारू? कोई उत्तर न पाकर वे भी उठ बैठे। पास के बरामदे में रोने की धीमी आवाज सुनकर वे घबराए हुए बरामदे में पहुंचे। चारू वहां जमीन पर औंधी पड़ी रुलाई को घोटने की कोशिश कर रही है। चारू को इस कदर शोक में डूबे देखकर भूपति दंग रह गए। सोचने लगे, चारू को क्या मैंने गलत समझा था? चारू का स्वभाव इतना गहरा है कि मेरे आगे भी हृदय की कोई पीड़ा प्रकट नहीं करना चाहती। जिनकी ऐसी प्रकृति है, उनका प्रेम गहरा होता है और उनकी पीड़ा भी शायद बहुत ज्यादा होती है। भूपति ने मन ही मन विचार कर समझ लिया कि चारू का प्रेम साधारण स्त्रियों की तरह बाहर देखने में नहीं आता। उन्होंने चारू के प्रेम में ऐसी ताजगी पहले कभी नहीं देखी। आज वे अच्छी तरह समझ गए कि चारू के प्रेम का गुप्त फैलाव भीतर की ओर ही ज्यादा है। भूपति खुद भी बाहर प्रकट करने में चुस्त नहीं है और इसलिए अपनी स्त्री की प्रकृति में भी हृदय आवेग का गंभीर आंतरिक गुण का परिचय पाकर उन्हें एक तरह का संतोष हुआ। भूपति चारू के पास बैठ गए और कोई बात न करके धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ फेरने लगे। कैसे तसल्ली दी जाती है, भूपति इस बात को नहीं जानते। वे इस बात को समझे ही नहीं कि शोक को जब कोई अंधेरे में गला दबाकर मार डालना चाहता है, तब वहां किसी का बैठा रहना उसे अच्छा नहीं लगता। धन्यवाद मित्रों। उपन्यास की अब तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। आगे की कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। जल्दी ही फिर उपस्थित होंगे इस धारावाहिक उपन्यास की अगली कड़ी के साथ। नमस्कार।